नमस्कार। आज का जो विषय है, इस विषय पर मेरी समझ से 4, 5, 6 3 टॉक हो चुकी है। पहली में मैंने रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट पुस्तक से थोड़ा बताया था। 2 जो भाषण हुए वो लंदन अंडरवर्ल्ड से हुए। आज जो तीसरा मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए ही बहुत विस्मयकारी है। मैं 35-40 साल से इस विषय को पढ़ रही हूँ, ज्यादा हो सकता है क्योंकि 70 की होने जा रही हूँ। इतना पढ़ा है, इतने डिटेल में जानती हूँ, इतने पिक्चर्स देखे हैं, फिर भी इसका जो पहला अध्याय है वो मेरे लिए ही विस्मयकारी है और मेरी दृष्टि में सुनने वालों के लिए भी विस्मयकारी है। दूसरा, ये वाला जो आज का भाषण है, इस पुस्तक के पहले अध्याय पर लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस, इसका कवर पेज नहीं है मेरे पास, इस पुस्तक को मैंने दिखाया था। ये बता रहा है वो लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस जो कि भारत में आ रहे हैं। तो जो कथा भारत की है वही कथा अफ्रीका की भी होगी, वही कथा लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, पूरी दुनिया में वही मामला रहा। लेकिन इस पर अभी तक काम नहीं हुआ, काम जाके बहुत देर में हुआ। तो इसके जो लेखक हैं वो बड़ी बारीकी से मीमांसा और पड़ताल कर रहे हैं कि इतना देर क्यों हुआ, मामला क्या था, क्या चल रहा था। तो ये बारीक बारीक डिटेल है, लेकिन जिसको कहते हैं सब चीज को हिला डुला देते हैं या तोड़ फोड़ देते हैं। तो इसको मैं बड़े धीरज से पुस्तक की सहायता से ही ले चलूंगी। तो इस पुस्तक का नाम बता ही दिया। ये पुस्तक छपी है 2009 में। इसके लेखक हैं हेराल्ड फिशर टाइने, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्यूरिख से छपी है। ये ज्यूरिख में है ये सज्जन, और ये पुस्तक छपी है ओरिएंट ब्लैक स्वान से और 2009 में लिखी गई। विषय हमारा वही है, prostitutes, pimps, beggars, white riffraffs, criminals, thieves, thugs, ये विषय है। इस पर हमारा 3 हुआ है। अभी हम आराम से और कर रहे हैं। अब देखिए इस पुस्तक का जो इंट्रोडक्शन है, उसका ओपनिंग सेंटेंस, begging is not for white people, inverted comma, a colonial myth and its long after life। सच बात है, हम लोग के तो कल्पना में भी नहीं है, और हम लोग तो क्यों, हो सकता है आज के यूरोपियंस के कल्पना में भी ना हो कि साहब ये जो गोरों का बदहाली है, कंगाली है, नंगापन है, टुच्चापन है, भाषा ऐसी ही है। मैं तो एकदम सही अनुवाद करके बोल नहीं रही हूँ क्योंकि हमारी सेंसिबिलिटीज के लिए शॉकिंग होगा, लेकिन फिर भी जो है उसका थोड़ा आसपास में बोल रही हूँ। तो शायद उनको भी भरोसा नहीं होगा कि यहाँ ये भीख मांगते घूमते थे, भीख खाना मांगते घूमते थे, बदहाल पड़े थे, नंगे थे, भूखे थे, बिना घर बार के थे। तो चल क्या रहा है, बेगिंग इज नॉट फॉर व्हाइट पीपल। तो क्या बगल से निकली बात, बेगिंग इज फॉर colonial people, begging is for brown people, begging is for yellow people, begging is for black people। कहावत नन्ही सी, बेगिंग इज नॉट फॉर व्हाइट पीपल। और जबकि सच्चाई ये है कि 19th सेंचुरी तक बेगिंग, जो जिस अर्थ में ये बेगिंग कर रहे हैं, भूखे मरने वाली स्थिति की बेगिंग, बेगिंग इज ओनली एंड ओनली फॉर व्हाइट। भारत को तो छोड़ दीजिए साहब, जितना मैंने पढ़ा लिखा है, ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, और ट्रॉपिकल बेल्ट में ही कॉलोनीज है। ये जो दक्षिणी अमेरिका है, जो पूरा का पूरा अफ्रीका है, जो पूरा का पूरा एशिया है, ये तो धान्य से भरा हुआ क्षेत्र है। इडेबल, खाने योग्य अन्न, फल, रस, कंद, मूल, सब वाली तरह तरह की घासें,
गन्ना भी तो एक प्रकार का घास है। तो ये क्षेत्र तो भोजन के बाहुल्य का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से भोजन की का ऐश्वर्य का व्यापार हो रहा है। भूख के लिए भोजन का व्यापार नहीं है। कहां से? नॉन वाइट एरिया से। नॉन वाइट एरिया में जो, अब हम अन्न भी नहीं कह रहे क्योंकि केवल अन्न का व्यापार नहीं है, भोजन के ऐश्वर्य का व्यापार है। गन्ना से चीनी बना, अब चीनी अन्न तो नहीं है, चीनी कोई बहुत आवश्यक भी नहीं है, लेकिन चीनी या शर्करा, चीनी शब्द भी बात का है, शर्करा, शक्कर, ये तो भोजन की का विलास है, भोजन का ऐश्वर्य है, तो इसका व्यापार हो रहा है। तो इस पुस्तक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपियन पॉवर्टी पर, गोरे भूखे भिखमंगे अपराधी प्रोस्टिट्यूट्स पर हम बात कर रहे हैं। तो इस पुस्तक की शुरुआत है, बेगिंग इज नॉट फॉर वाइट पीपल इज अ colonial myth deliberately constructed by white people to cover their destitution। अपनी बदहाली को ढकने के लिए एक झूठे मुहावरे को गढ़ा गया, और इस झूठे मुहावरे से दूसरे के बारे में अनंत विषाक्त भयंकर झूठ का झूठ प्रचार। तो पेज 2 पर हूं मैं। बेगिंग इज नॉट फॉर वाइट पीपल, दिस एग्जिम का मतलब करीब करीब सत्य वचन, दिस एग्जिम हैड quite obviously been internalized by some of the colonized। some नहीं, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के जो एक्स कॉलोनीज हैं, करीब करीब इन सब लोगों ने इंटरनलाइज कर लिया है कि गरीबी हम हैं, वो तो धनी है, वो तो G7 है। नहीं, वो तब भी गरीब थे, आज भी गरीब है। आज के गरीबी का वर्णन मैं बाद में करूंगी। आज भी गरीब हैं भोजन के मामले में, वो बाहर ट्रॉपिकल कंट्रीज पर ही निर्भर है। आज भी वो भोजन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कारण क्या है? जो मैंने पहले भाषण में कहा, भूमि और जलवायु। तो पेज 4 पर कह रहा है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के आखिरी के दशकों में, यानी 1850 के बाद, यानी 1860 भी नहीं, 1870 भी नहीं, 1880, 1890 और 90 के बाद वाला 1900 जो आता है, आखिरी के 20-25 साल में, it has been estimated that in the last decade of the 19th century, poor whites formed almost 50% of the European population in India। केवल भारत में 1870, 80, 90, 2000 आखिरी के 25 सालों में गरीब, भूखे, टुच्चे यूरोपियन, जिसमें अंग्रेज शामिल है, ये सब उनकी संपूर्ण जनसंख्या का 50%। और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक का मतलब क्या है? पीक ऑफ द एम्पायर, इनके सत्ता का, शक्ति का, समृद्धि का पीक। क्योंकि पहली लड़ाई जब छुड़ती है, जर्मनी जब अटैक करता है 1914 में, और पहली लड़ाई जब खत्म होती है 1919 में, तब ये एम्पायर कह रहे हैं, एम्पायर नहीं है, लूटपाट का एक बड़ा तंत्र है। लूटपाट, छिनैती, डकैती, तरह तरह के घटिया कॉन्स्पिरेसी का एक विशाल तंत्र है, जिसको ये एम्पायर कहते हैं। हमारे यहाँ जब साम्राज्य कहते हैं तो उसका तो बहुत भिन्न अर्थ होता है। तो कोलोनियलिज्म का, इनके एम्पायर का 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही तय हो गया है कि इट इज गोइंग टू बी डिसइंटेग्रेटेड। पहली लड़ाई में ही अमेरिकन राष्ट्रपति की ये शर्त है, इंग्लैंड और फ्रांस को मदद देने में, डच को मदद देने में जर्मनी के खिलाफ, कि भाई
तुम्हारा ये जो चारों तरफ जो पसारा है, इसको बनाए रखने के लिए अमेरिका न कोई सहायता देगा, न अमेरिकन युवा का खून बहेगा। जर्मनी से लड़ाई जीतते ही ये सब जो कॉलोनियल, हम तो एम्पायर नहीं बोलेंगे, जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो तंत्र है, इसका विघटन हो जाना है। और कॉमन पैरेलल्स में तो यूरोपियन या कहें इंग्लिश, फ्रेंच, डच imperialism has to be disintegrated. This is the condition of United States help to England and France against Germany. तो इनका जो पीक है उसमें आधे यूरोपियन भूखे नंगे टुच्चे, इसमें तो केवल पुअर वाइट लिखा है। पुअर का डेफिनेशन जो आगे इसी अध्याय में आएगा वो मैं बता रही हूँ। अब इस पर जो जिस पुस्तक से दिया है वो पुस्तक है, ये कोटेशन है उस पुस्तक का, ये आंकड़ा, ये पुस्तक लिखी है डेविड अर्नोल्ड ने, और नाम सुनिए, पुस्तक नहीं ये लेख है, यूरोपियन ऑर्फन्स एंड वैगरेंट्स इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, और ये छपा है जर्नल ऑफ इंपीरियल एंड कॉमनवेल्थ हिस्ट्री का वॉल्यूम नंबर हिस्ट्री का वॉल्यूम नंबर 2 1979 पृष्ठ संख्या 104। लेख का टाइटल देखिए, यूरोपियन अनाथ लोग और वैगरेंट, क्या भिखमंगों का कई वैरायटी है, अभी सब आएंगे आगे, पॉपर है, वैगरेंट है, मेंडिकेंट है, अलग अलग नाम आएंगे, तो हमारे लिए लुच्चे भिखमंगे पर्याप्त है। तो लेख का ये टाइटल है 1979 में, और अब ये कह रहा है कि कमाल की बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या जब इनकी है 50%, कब इनके पीक पर जब है, तो पहले क्या है बाद में क्या, इससे नहीं मतलब, यानी ये मिथ है कि भारत गरीब हो गया, ये मिथ है इंग्लैंड की तुलना में या फ्रांस की तुलना में भारत गरीब हो गया। भारत अपने शिखर पर जब था उसकी तुलना में गरीब हो गया, उसकी तुलना में बदहाली आ गई, उसकी तुलना में तंगहाली आ गई, ये बात तो बैठता है, लेकिन ये बात नहीं बैठता है कि ऐसे भूखे नंगों की तुलना में हम 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भी इनसे श्रेष्ठ हैं। और ये आंकड़े हमको मिलते हैं एंगस मेडिसन वाली पुस्तक से, इस पर आगे हम कभी यहाँ चर्चा। तो कह रहा है इतनी महत्वपूर्ण बात पर क्यों कुछ लिखा नहीं गया। तो पृष्ठ संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर इसका विश्लेषण है जो देना जरूरी है। तो वो कह रहा है ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, तो भला इस विषय पर कैसे लिखी, क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग था ही अपने पाप, अपने कत्ल, अपने गुनाह को लेजिटिमेटाइज करने का। अब लेजिटिमेटाइज मतलब उसको एक नैतिकता का आवरण, एक वैधानिकता का आवरण, लेजिटिमेसी जो है लीगलाइज करना। British imperialist historiography, which dominated historical research on the Indian subcontinent in the 19th and early 20th century, was to a large extent part of the colonial project of self-legitimation. तो ये मामला केवल भूखे नंगे गोरे भिखमंगे और वेश्याओं का मामला नहीं है। समस्त यूरोपीय या हम लोग के संदर्भ में ब्रिटिश इतिहास लेखन का कोई लेना देना न तो इतिहास से है, न विद्या से है, न शोध से है। ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडिस्ट लिटरेचर है, और इस मामले में एजेंडा क्या है? छिपा लेना, अपने पापों को, अपने कुकर्मों को, अपने काले धंधों को लेजिटिमेटाइज करना, जो केजरीवाल कर रहा है, जो राहुल कर रहा है, जो सोनिया गांधी कर रही है। ये किस ट्रेडिशन के लोग हैं? इसी काले धंधे का, सेल्फ लेजिटिमेटाइजेशन का। तो जब हम पिछले 100-150 साल के यूरोप का कुछ भी पढ़े तो इसको विद्वता ना माने, इसको शोध ना माने, इसको एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा माने,
हर बार एजेंडा अलग अलग है तो प्रोपेगेंडा अलग अलग है। फिर ये कहता है a mentioning of underprivileged whites clearly would have threatened the myth of natural superiority of the ruling race undergirding the imperial self-understanding। चला था ना कि साहब सिविलाइजेशन मिशन, व्हाइट मैन्स बर्डन, 50 किताब इन नालायकों ने लिख डाली कि यूरोप ने डोमिनेट क्यों किया दुनिया को। ये तुम्हारे डोमिनेशन की कहानी है। तो डोमिनेट किया ये वाक्य भी झूठ है, डोमिनेट किया ये भी एक फिक्शन है, डोमिनेट किया ये भी एक मिथ है। ये आगे बहुत विस्तार से आएगा जिस पर हम बात करेंगे। तो साहब हम लोग ठंडे मुल्क के लोग थे, हमारा खून ऐसा था, हमारी डीएनए ऐसी थी, हमारी खोपड़ी ऐसा था, हमारा बाल ऐसा था, हमारा नाक ऐसा था। हम प्रोटेस्टेंट थे, हम कैथोलिक थे, हम ये खाते थे, हम वो पीते थे, हम वो बोलते थे। एनी नंबर ऑफ फॉल्स क्रिटिक्स, क्योंकि भाई जितने तुम कारण बता रहे हो ये तो पिछले 2500 साल से तुम्हारे पास, 2500 साल ना सही, पिछले 1000 साल से तुम्हारे पास है। जब तुम आदमियों के समूह के रूप में वहां बसने लग गए, कौन लोग? सेंट्रल एशियन लोग हैं ये, यूरोपियन लोग, ये बसने लग गए तो ये सब तो था। तो पहले क्यों नहीं कर लिया, बाद में क्यों किया? तो ये सब क्या है? ये सब मिथ मेकिंग, मिथ मिथ्या, construction of myth and construction of fiction to cover what is not there, or to cover which is extremely filthy, extremely degradable। तो ये जो नेचुरल सुपीरियरिटी का मिथ है, ये तो खंड खंड होकर विखंड होकर बिखर जाता अगर इन अंडर क्लास की बात करते, ये लंदन अंडरवर्ल्ड की अगर बात हम इतिहास में। फिर ये कह रहा अच्छा भाई इन्होंने तो नहीं किया। ये जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग थी इसने क्यों नहीं किया, ये तो कर सकता था। तो कह रहे हैं कि साहब इन क्वाइट ऑब्वियसली दे, मतलब नेशनलिस्ट did not show much interest in the losers and dropouts of the white colonial society। अब ये नेशनलिस्ट हिस्ट्री को अपने में कमियां, ये मेरा व्याख्या इस पुस्तक में नहीं है, अपनी कमियां तलाशनी थी। वो बहुत दुष्ट हैं, वो एक होमोजीनियस है, वो एक प्रकार के लोग हैं, उनका ऐसा मेंटेलिटी है, उनका वैसा मेंटेलिटी है। उसमें अगर बताएं कि ये तो इतने गए बीते भूखे नंगे हैं, तो ये जो नेशनलिस्ट भी जो हिस्ट्री राइटिंग है इसका पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। अब इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं। When Indian nationalist historiography slowly emerged in the late 19th century, its protagonists were preoccupied with either establishing images of their own glorious history or denouncing political repression and economic exploitation by the British। या तो अपने ऐश्वर्य की बात कर रहे थे या ब्रिटिशर्स के नीतियों का विरोध कर रहे थे। लेकिन मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ी खामी थी, इनके इतनी बड़ी कमी को न दिखा, या शायद ये हो सकता है कि इनकी इतनी बड़ी कमी को दिखाने में अपनी कितनी बड़ी कमी उजागर हो कि ऐसे भूखे नंगे तुम पर थोड़े ही समय के लिए, थोड़े ही क्षेत्र में ऐसा अत्याचार, उत्पात, अन्याय कैसे कर सकते। फिर ये कह रहा है जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, they also likewise showed no interest in the white riff-raff। शब्द देखिए, white riff-raff। अब riff-raff का हम क्या हिंदी करें, क्या ट्रांसलेशन करें? इसके लिए तो कोई कवि हृदय का, कोई साहित्यिक हृदय का व्यक्ति होगा तो उपयुक्त शब्द ढूंढ पाएगा, जिसको ढूंढना हिंदी में अति आवश्यक है। कि मार्क्सिस्टों को भी इन व्हाइट रिफ्रैफ से, रिफ्रैफ मैंने फालतू से, बेकार से, लफंगे से, शोधे से लोगों से, रफियन इसी से बना है शब्द लफंगा, इनसे क्या लेना देना था। As the cross racial solidarity of the exploited did not take place
मार्क्सिस्ट का क्या कहना था, दुनिया के सारे प्रोलेटारियत एक हो, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। द यूरोपियन लुम्पेन प्रोलेटेरियट डिड नॉट फिट इन देयर आइडियोलॉजिकल वर्क। फिर शब्द देखिए, रिफ्रेश आया, अब आ रहा है यूरोपियन लुम्पेन प्रोलेटारियत, पृष्ठ संख्या 5 पर है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। फिर कह रहा है, it seems somewhat ironic that both groups thus supported the imperial myth of the homogeneous ruling elite by not recognizing the importance of the lower strata of white colonial society. राष्ट्रवादी इतिहास लेखक और मार्क्सिस्ट इतिहास लेखक, इन दोनों ने इस तथ्य की उपेक्षा की और एक ये जो इंपीरियल जो मिथ था, मिथ्या था। देखिए इसी कारण मिथ का कोई हिंदी नहीं है, क्योंकि मिथ शब्द संस्कृत के मिथ्या से बना है, तो अब इसका और हिंदी क्या करती? मिथ्यालॉजी, झूठ का जो भी शास्त्र, शास्त्र शब्द भी गलत है। तो ये जो इंपीरियल मिथ था, होमोजीनियस रूलिंग एलीट, ये खंडित हो जाता, इसलिए राष्ट्रवादी और मार्क्सिस्ट दोनों स्कूल में किसकी चर्चा नहीं की? व्हाइट रिफ्रैक्ट लुम्पेन प्रोलेटारियत। अब चूंकि ये पृष्ठ संख्या 6, चूंकि विमेन, पेजेंट, लो कास्ट ग्रुप्स एंड द ट्राइबल पॉपुलेशन इन कन्वेंशनल अकाउंट्स ट्रीटेड एज मियर विक्टिम्स, तो ये जो लफंगे हैं, ये जो महिला वेश्याएं हैं, ये जो कमजोर हैं, जो भूखे लोग हैं, इनको विक्टिम में कैसे बताएं? क्योंकि वहां तो उनको रूलिंग क्लास बता रहे हैं, रूलिंग सिविलाइजेशन बता रहे हैं। ये घटना मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट में, कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जो घटित हुआ वो एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री है। और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घटना है ये इन चीजों का परिणाम है, इससे ये नियम निकलते हैं, इससे ये सिद्धांत निकलते हैं। तो नियम और सिद्धांत निकालने में जो कुछ इनकन्वीनियंट है, जिससे सहूलियत गड़बड़ा रही है, जो रोड़े हैं, उनकी चर्चा ही मत करो। इसको क्या कहें? चर्चा नहीं किया तो वो एब्सेंट हो गए, वो अनुपस्थित हो गए। चर्चा किया तभी तो उपस्थित हैं। तो इसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस। किसके विषय में चुप रहना है। फिर पृष्ठ संख्या 8 पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, लिमिट्स ऑफ कॉलोनियल इंटरवेंशन। ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे ये लोग बताते हैं जी कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और ये लोग आए और लूट लाट के भारत की सोने की चिड़िया को निर्धन कर, और साहब एक ऐसा अंधेरा काल छा गया, अंधकार छा गया, दास्ता का काल छा गया, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का गल्प और जल, मन गढ़ंत बातें जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। जैसे गधे के सिर पर 2 सींग, 4 सींग, 8 सींग, 15 सींग, गधे के सिर पर 1 भी सींग। तो ये जो विषय हम लोग के चर्चा में है, सीधा सीधे कहें तो 18वीं 19वीं 18वीं भी नहीं, विक्टोरियन एरा है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के ब्रिटेन की आर्थिक बदहाली की अगर चर्चा हो जाती है तो उससे लिमिट्स ऑफ कॉलोनियल इंटरवेंशन, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने बहुत नाश किया, बहुत खराब किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं जैसा कहा जाता है। और अगर 1947 में हमारे पास जवाहरलाल नेहरू और गांधी का जोड़ी की जगह अगर हमारे पास सुभाष बाबू हुए होते, जिनको इन लोगों ने षड्यंत्र करके गायब रखा, जेल में रखा, अज्ञातवास में रखा, वो होते तो 1947, 48, 49, 50 में भारत वो होता
जो भारत 2030 में होने वाला है नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। तो हम बहुत छोड़ के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बताने की बहुत जरूरत है। अब ये बता रहा है पृष्ठ 10 पे, लेखक बता रहा है, और लेखक कौन है? ये जूरिक का है। जूरिक के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई प्रोफेसर, लेक्चरर या रीडर है, हेराल्ड फिशर टाइने या टिने, जो भी उच्चारण। ये कह रहा है कि साहब 1932 में ही पर्सिवल स्पियर ने एक किताब लिख दी थी द नवाब्स, जिसमें उसने इस विषय की विस्तार से चर्चा की है। 1932 में किताब लिखी जा चुकी है, और इस पुस्तक को अगर आप देखें, इसका जो ये फुटनोट है, ये फुटनोट में 50 पुस्तकों और लेखों की चर्चा है। ये पृष्ठ संख्या 10, और इसके बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो भी आगे हम बहुत सा चीज पढ़ के बताएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इस पर सामग्री नहीं मौजूद है, इस पर इतनी अधिक सामग्री मौजूद है। कारण ये समस्या भारत में जो ब्रिटिश गवर्नेंस का जो ढांचा है उसके लिए, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए मेजर इशू है। अतः लिटरेचर भरा हुआ है। पर लिखता है द नवाब्स, जो किताब का नाम है, उसमें पर्सिवल स्पियर गिव्स एन अकाउंट ऑफ प्री 1800 यूरोपियन सोसाइटी एंड रिमार्क्स दैट अपार्ट फ्रॉम द डिस्पाइज्ड कमर्शियल क्लास। एक नन्हा सा शब्द आया, अभी वाक्य पूरा नहीं है, वाक्य का अर्धांश है। Apart from the despised commercial class, there was a much larger class of Europeans whom writers conveniently forget. यही वेश्या। लेकिन इसका जो सबसे ध्यान देने योग्य है, despised commercial class, हम लोग को क्या बताते हैं? इंग्लैंड ये तो व्यापारियों का देश है, हिटलर ने कहा था अरे वो बनियों का देश। ये क्या कह रहा है? जहां बनिए डिस्पाइज्ड क्लास है, निंदित है, तिरस्कृत है, धिक्कृत है। डिस्पाइज्ड यही अर्थ होगा, निंदित, तिरस्कार, धिक्कृत, समाज के किसी कोने में पड़े हुए। तो 1800 में 1760 हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं व्यापार करने आई थी। व्यापारी क्लास इंग्लैंड का धिक्कृत, तिरस्कृत, निंदित क्लास है। फिर कह रहे हैं कि इस पुस्तक में, जो नवाब पुस्तक है पर्सिवल स्पियर की, उसमें पर्सिवल स्पियर प्रोवाइड्स अ फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ लो यूरोपियन लाइफ स्टाइल्स। तो इसका पृष्ठ संख्या को किसका? पर्सिवल स्पियर की जो पुस्तक है नवाब, उसका पृष्ठ संख्या 59 से 61 और 192 से 94, 92, 93, 94। इस पर मेरा मानना है सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के कुछ ब्राइट लोगों को मैं इतने संदर्भ दे रही हूँ, कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि बड़े आराम से आप लोग पीडीएफ और क्या क्या पुस्तकें ढूंढ लेते हैं। फिर कह रहा है, चलिए अब फिर एक शब्द आता है पृष्ठ 11 पर। द इंग्लिश हिस्टोरियन डेविड अर्नोल्ड, इसका नाम पहले भी आया, प्रोड्यूस 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच एंड सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल on white colonization and white orphans and vagrants. हम हिंदी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत समय लगेगा। Respectively, which left no doubt that an exploration of the history of European underdogs in a colonial setting would provide some important insights into broader social, ideological and economic aspects of colonialism and imperialism. शब्द पर ध्यान दीजिए, रिफ्रैफ, लुम्पेन प्रोलेटारिएट, यूरोपियन अंडरडॉग्स इन अ colonial setting, despised commercial class। शब्द देखिए। अब इसी पेज पर एक विषय आएगा कि इसी एक और पुस्तक है
रेस, सेक्स एंड क्लास अंडर द राज, इसमें यूरोपियन प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। अभी इस पुस्तक को हम देखे थे तो क्या पढ़े थे? ब्रिटिश प्रोस्टिट्यूशन, डच, फ्रेंच, जर्मन प्रोस्टिट्यूशन इन यूरोप। अब इस पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं व्हाइट फीमेल प्रोस्टिट्यूशन, व्हाइट मेल प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। और इन वेश्याओं का प्रेफरेंस है हरदम व्हाइट मेल नहीं है, इंडियन मेल है। इसका कारण, डिटेल्ड कारण है, आगे देंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने पढ़ा इसका फुटनोट जो है, फुटनोट में हम कुछ पढ़ के सुना रहे हैं। अर्नोल्ड की का लेख है यूरोपियन ऑर्फन्स एंड वैगरेंट्स। फिर एक उस लेख का टाइटल है व्हाइट मैन्स एम्बैरेसमेंट, क्या यूरोपियन वैगरेंसी इन 19th सेंचुरी बॉम्बे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा है 2002 में, पृष्ठ संख्या 2477 से 85। और मार्जिनल यूरोपियंस एंड द व्हाइट अंडरवर्ल्ड इन कॉलोनियल बॉम्बे, ये छपा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के जर्नल ऑफ हिस्ट्री में सन 1995। आप देखेंगे इतना अधिक साहित्य है और आश्चर्य है इसके बाद भी भारत के पब्लिक स्पेस से, पब्लिक डोमेन में ये विषय कॉन्सिपिकुअस है बाय इट्स एब्सेंस। अब पृष्ठ संख्या 12 फिर एक संदर्भ है, रीरीडिंग द 1890s, 1890 को पुनः देखना। क्या देखना? वेनेरल डिजीज एज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन ब्रिटेन एंड ब्रिटिश इंडिया। यौन रोग पर बात है, और यौन रोग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट है। कहां पर? इन ब्रिटेन एंड ब्रिटिश इंडिया। ये जो लेख है, अच्छा एक और है, टाइटल पहले सुन लीजिए, वेनेरल डिजीज, यौन रोग, प्रोस्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पायर, द केस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक छपा है 1996 में, एक छपा है 1994 में। अब एक और है डगलस पियर्स का सोल्जर्स, सर्जन्स एंड द कैंपेन टू कॉम्बैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन कॉलोनियल इंडिया। लीजिए साहब, और ये यौन रोग वो वाले नहीं है जो हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो सड़क पर, ये पृष्ठ संख्या है 12, तो हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो दीवारों पर लिखा रहता है दुनिया भर के यौन रोगों के इलाज का, इस हकीम को विजिट करो, उस हकीम को विजिट करो। ये वो नहीं है, ये सिफिलिस टाइप। अब सिफिलिस का हिंदी क्या है मुझे नहीं पता। सिफिलिस पर मैंने एक पूरी पुस्तक पढ़ी है, ये कितना भयंकर यंत्रणादायक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो सिफिलिस गायब ही हो गया है। तो ये जब यौन रोग की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं सिफिलिस की। ये पृष्ठ संख्या 12 से मैंने बोला। अब फिर पृष्ठ संख्या 13 के फुटनोट से मैं बोल रही हूँ, क्राइम एंड एम्पायर, द कॉलोनी इन 19th सेंचुरी, फिक्शंस ऑफ क्राइम, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है। फिर ये एक है पुलिसिंग वेनेरल डिजीजेज इन द ब्रिटिश एम्पायर। साहब, वेनेरल डिजीज के इलाज की बात होनी चाहिए थी ना, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, पुलिसिंग। इनको पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं ये सब मैंने पढ़ा नहीं है, बता नहीं पा रही हूँ। इस पुस्तक में भी नहीं दिया है, पूरी पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये सब मिलेगा। ये तो पूरी किताब ही है, पुलिसिंग वेनेरल डिजीज इन द ब्रिटिश एम्पायर। न्यूयॉर्क, लंदन से छपा है, राउल्टेल्स का 2003 में, पृष्ठ संख्या 231 से लेकर 56 तक। फिर कह रहा है व्हाइट प्रोस्टिट्यूशन इन कॉलोनियल इंडिया, अ केस स्टडी ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे। केवल इस पुस्तक को ले लें, इतना विस्तार से संदर्भ है, तो जो यहाँ नहीं कहा गया वो कहे जाने की जरूरत है, खास करके इस समय जब ब्रिटेन में भारतीयों, हिंदुओं के खिलाफ राज्य के स्तर पर हिंसा का प्रायोजन है। क्यों? क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसके कारण
तो इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में तो होनी चाहिए। फिर ये कहता है कि ये जो किताबें हैं ये कॉमन यूरोपियन सोल्जर इन इंडिया, जो भारत में है, जो साधारण यूरोपियन सोल्जर हैं, इनमें जो भयंकर यौन रोग है इनके बारे में बताता है, और लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूरोपियन क्रिमिनलिटी अंडर द राज। हम लोगों में से किसी ने कल्पना की थी कि ब्रिटिश राज्य के ये कंसर्न रहे होंगे, महामारी के तरह की ऐसी कोई समस्या रही होगी। हमारे सामने जो पेंट करके दिखाया जाता है फिल्मों में, फ्रेम्स में, फोटोग्राफ्स में, वो तो बड़ा सुंदर सा कोई फिल्म है। ये तो कुछ कोढ़ियों का, फुंसियों का, फोड़ों का, चेचक की दागों का भरा हुआ सा चित्र है। खैर, पृष्ठ संख्या 15 इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं। वो कह रहा है एम्स एंड स्कोप स्टडी का क्या है। तो वो कह रहा है कि जो ये रिसीव्ड मिथ है, अभी तो हम बात क्रिमिनलिटी, बेगरी, पॉपरिज्म की कर रहे हैं, लेकिन ये रिसीव्ड मिथ जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे भागवत जी का बयान बहुत आ रहा है और बहुत लोग का बयान आ रहा है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शूद्रों पर अत्याचार, आए बाएं शाएं, रिसीव्ड मिथ। मेरा निश्चित मानना इस विषय पर भी 10-20 किताबें छप चुकी होंगी। मेरी रुचि नहीं है उस तरफ, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये मिथ मतलब ये मिथ्या कैसे क्रिएट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया और क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया। तो इनका जो उद्देश्य है इस रिसीव्ड मिथ को का पर्दा फाश करना है। अब वो कह रहा है, ये ऑथर जो अपना ये इस पुस्तक का ऑथर है, क्या नाम है इसका, हेराल्ड, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट का जो है, ये कह रहा है कि मुझे इस किताब के लिए मटेरियल कहाँ मिला। ध्यान देने की चीज, नेशनल आर्काइव इन दिल्ली, यानी इस पुस्तक का जो मैं अगले भाषणों में बताऊंगी वो सारा सोर्स मटेरियल, सारा नहीं, इससे भी कई गुना अधिक, क्योंकि एक थोड़े से हिस्से का ही प्रयोग किसी एक पुस्तक में किया जा सकता है। ये नेशनल आर्काइव दिल्ली में मिला। और ये आगे कह रहे हैं पेज 18 पर, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एग्जॉस्टिव मटीरियल, शब्द देखिए एग्जॉस्टिव मटीरियल, on marginal Europeans already seem to confirm one of my main pre-assumptions, namely that the problem of white misfits would have caused deep concerns among various sections of colonial elites, precisely because it laid bare one of the most fundamental flaws of the imperial idea. अभी सब अनुवाद वगैरह करेंगे तो घंटों घंटों निकल जाएगा। जो लोग को इस विषय में रुचि है उनके लिए इतनी इंग्लिश पर्याप्त है। द मिसफिट्स अकॉर्डिंगली हैड टू बी डिसिप्लिन्ड। ये जो यूरोपियन लुम्पेन प्रोलेटेरियत है, ये जो ब्रिटिश रिफ्रेफ है, ये मिसफिट है। इसमें कॉलोनियल स्ट्रक्चर में ये मिसफिट है। उस नैरेटिव में जिसमें व्हाइट मैन सुपीरियरिटी की बात हो रही है, जिसमें राजाओं के कमी की बात हो रही है, जिसमें जातिगत संगठन के कमियों की बात हो रही है, इन सब में इसका प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति मिसफिट है। ये भारत आगे आएगा, अभी मैं उसका संदर्भ दे रही हूँ। ये भारतीय समाज के बहुत सुंदर संगठन की, उसकी उच्चता की, उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है और हमारे सब बकबक की पोल खोल देता है। These misfits, these European riffraffs, accordingly had to be disciplined by whom? By colonial masters. इनको छिपाना पड़ेगा। They have to be re-educated, repatriated, वापस भेज देना पड़ेगा, और at least hidden away, या छिपा देना पड़ेगा।
और छिपा देने के बहुत से काम किए गए, जिसका वर्णन विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन एक छिपा देने का वर्णन था पब्लिक डोमेन में इनकी चर्चा न करना। तो जिसको इतना व्यवस्थित रूप से छुपाया गया, वो अगर अब आकर ऐसे ताक झांक रहा है इस लिटरेचर में, तो यानी भारतीय समाज की निंदा और यूरोपीय समाज की झूठी श्रेष्ठता का पोल हवा में खुल जाएगा अगर इस पर भारतीय भाषाओं में 5-7 छोटे छोटे 100 पेज के भी ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो the misfits accordingly had to be disciplined, re-educated, repatriated, वापस भेज देना है, और at least hidden away from the eyes of the colonized population, भारतीयों की दृष्टि से गायब कर देना है। In the process, a tremendous amount of files was compiled on various levels of administration. कितनी गंभीर समस्या है। Through a wide array of sources ranging from protocols of parliamentary debates in the House of Commons to police reports, legal documents, proceedings of numerous branches of the Home Department of British India, judicial, public, ecclesiastical, jail, military, marine, medical, etc., the white subalterns, or rather the elite view on them, became visible. तो ये सारा मसाला कहाँ है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सरकारी दस्तावेजों में ये सारा मसाला है, यानी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक्सट्रीमली हेल्पफुल वर आल्सो द डिबेट्स लेड इन द एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में उस समय छप रहा था, एंड पीरियोडिकल्स ऑन द इंडिजेंट फेलो कंट्रीमेन, while at least glimpses of the Indian perspective could be reconstructed through reports on native newspaper। जो भारतीय भाषाओं में अखबार छप रहे थे, उनमें भी इनके प्रति अत्यंत धिक्कार और निंदा सूचक लेख छप रहे थे। तो भारतीय मानस उस समय सजग था इनकी उपस्थिति को लेकर। ये तो बाद में गढ़ा गया कि भारत के लोग उस अत्याचार में तड़फड़ा रहे हैं। ये पुस्तक क्या कह रहा है? भारतीय अपने भाषाई अखबारों में इनको धिक्कार रहे हैं विस्तार से। आगे वर्णन आएगा, इनको भोजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मैं बनारस में बहुत रही हूँ, सन 1980 से वहां पढ़ाया है। तो 1980 से 1990 का दशक कोई बहुत समृद्धि का दशक नहीं है। उस समय भी बनारस में, काशी में ये गोरे लोग भरे हुए हैं। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, गाइड, चाट वाला, पेटी होटल वाला, भिखमंगा भारत का, इन गोरे लोगों को जितने हल्के से लेता था, ये इतना स्ट्राइकिंग लगता था मुझे, इतना स्ट्राइकिंग लगता था कि भाई जब तुम राज करके दिए गए हो तो तुम्हारे प्रति कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो तुम्हारे प्रति सम्मान न भी हो, तो कहीं ये तो होना चाहिए। ये तो नहीं है। इसका चक्कर क्या? इसका चक्कर ये है, भारतीय न्यूज़पेपर और भारतीयों की आंखें ये सब देख रही थी, और ये ना देखे क्योंकि इसके देखने के कारण इंपीरियलिज्म की जो गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं हो रही थी, उस सब चर्चा विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में मैं इंट्रोडक्शन में भी आप लोग को बताते चलूंगी। ये भाषण, पहला अध्याय हो सकता है 2 भाषण में हो जाए। तो रिपोर्ट्स ऑन नेटिव न्यूज़पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो CID है, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये भारतीय भाषाओं में छपे हुए भारतीयों के अखबार का अध्ययन कर रहा है। क्यों? कि भारतीयों की राय इन ब्रिटिश अंडरडॉग्स के प्रति, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, गोरा, व्हाइट, इन रिफ्रेफ्स के प्रति क्या है, उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन का व्हाइट मैन सुपरमेसी का मिथ हवा हवाई है। ये मिथ
1947 के बाद परपेचुएट और सस्टेन किया गया है। 1947 तक भारतीयों के आंख के आगे ये अंडरडॉग्स, ये रिफ्रैक्ट्स, ये वेश्याएं, ये चोर, ये भूखे नंगे, आधे दिमाग, इसमें आएगा कितने पागल हैं, ल्यूनेटिक है, सब वर्णन आएगा। ये भारतीयों के आंख के आगे हैं। भारतीयों के मन में इनके प्रति कोई सम्मान नहीं है और इस पर लंबी लंबी बहसें हैं, सम्मान की समस्या। अब फिर कह रहा है और सोर्स बता रहा है, yet another vantage point was offered in periodicals, tracts and pamphlets published by civil society bodies, namely missionaries and philanthropic organization। ये जो क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह टाइप के जो दुनिया भर के ये छाप रहे हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, इनको गायब करो, गायब करो, गायब करो। They have to be hidden away because they cannot be handled। हमारे यहाँ की तरह अन्य क्षेत्र नहीं है क्रिश्चियनिटी में। हमारे यहाँ भोजन करके आप गए हैं तो हमको पुण्य दे के गए हैं, ये सनातन धर्म का विचार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी यूं ही जाके नहीं कह आए थे डेनमार्क में या कहा जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। 1 करोड़ लोगों को तो हमारे घर में माताएं रोज ऐसे ही भोजन करा दी। इंग्लैंड की तो आबादी 1 करोड़ में। कब की बात हो रही है? 19वीं शताब्दी, 1870, 80, 90 में मेरे को नहीं लगता इंग्लैंड की आबादी 1 करोड़ होगी। ग्रेट ब्रिटेन की होगी। ग्रेट काहे का था? भूखे नंगे देश का, नंगा कंगाल देश था। कोई महादेव का आशीर्वाद हो गया तो आके यहाँ भारी पड़ गए। फिर लिख रहा है और सोर्स मटेरियल क्या है? ट्रेवलॉग्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ऑफ एक्स सोल्जर्स, एक्स रेलवे मैन, जेल वार्डन, पुलिस ऑफिसर also turned out to be useful additions to the picture of representation of low Europeans। अभी लो यूरोपियन एक साथ पूरा पिक्चर खींच देता है। हिंदी अनुवाद मेरे वश का नहीं है। हाँ, अब ये कह रहा है पेज 20 पर एक और चीज कह रहा है जो अपने लोगों को बहुत से मामलों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। Thus, a good deal of the analysis had to rely on the reading against the grain of official reports। अगर अब इसका भी हिंदी मेरे वश का नहीं, सार ये है कि जो रिपोर्ट एकदम हमारे खिलाफ है, जैसे ये पुस्तक कोई भरतवंशियों के पक्ष में थोड़े है, लेकिन ये पुस्तक हम भरतवंशियों के शत्रुओं का, विरोधियों का, हमको कष्ट देने वालों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है। तो क्या है? पढ़ने की कला, कैसे पढ़ा जाए। क्या कह रहा है? रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट। जो ऑफिशियल रिपोर्ट एकदम आपके विरोध में लिखी गई है, उसी में इतनी सच्चाई निकल आएगी। पढ़ने, ऐसी चीजों को पढ़ने की कला यदि हम ले लेंगे, जो मेरे पास तो भरपूर है। अब ये कह रहा है कि साहब मैंने 4 अध्याय लिखे हैं 4 प्रकार के लोगों का। I decided to focus on 4 specific groups of white subalterns। मैंने 4 पर ही फोकस किया है, और भी होंगे, किसी और लेखक ने और किसी का किया होगा। कौन? नेमली डिस्ट्रेस्ड सीमेन। भैया ये क्या बना? ये कह रहा है सीमेन मतलब नाविक। नाविक मतलब जो उनके जहाज पर या नाव पर आते होंगे। ये डिस्ट्रेस्ड क्यों है भाई 19th सेंचुरी में? और 19th में भी नहीं, विक्टोरिया महारानी का राज हो गया है भाई, और वो रॉयल नेवी रूल कर रही है महासागरों पर, और दुनिया के महासागरों की रानी हो गई है। रानी का नाविक इस किताब का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रेस्ड है, मुसीबत में है, आपदा में है। जब पहला सेगमेंट हम पढ़े मेरी बुद्धि हरी हो। कारण अरे बहुत पढ़ा है, लेकिन इनके झूठ का तो साफ कमाल नहीं है। चर्च वालों का झूठ तो मार्क्सिस्टों के झूठ का भी, मैंने पता नहीं झूठ के भी कितने वेरिएशन है। क्या? डिस्ट्रेस्ड सीमेन
अब इनका जब वर्णन आएगा, हाँ, तबीयत खुश हो जाएगी, मेरी तो खुश हो जाएगी। दूसरी है वैगरेंट्स। अब वैगरेंट कोई आदमी क्या कहे, भूखा, नंगा, बदहाल, फटेहाल, भिखारी, इसके बड़े सारे वेरिएंट है, तो आप लोग डिक्शनरी देख देख के जिसको मन हो मतलब खोजिएगा। प्रोस्टिट्यूट्स, ये तवायफ भी नहीं कह पाएंगे भाई इसको, क्योंकि तवायफ का काम संगीत और नृत्य है, कला साथ में। वेश्या भी नहीं कह पाएंगे, इनको गणिका भी नहीं कह पाएंगे प्रोस्टिट्यूट की हिंदी को। क्यों? हमारे यहाँ तो ये नागर, जैसे गांव और नगर, तो नगर में रहने वाला नागर, तो नागर जो है, जो मतलब एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे, वेरी कल्चर्ड, हाईली सोफिस्टिकेटेड, अभिजात। तो अभिजात परिवार जा रहा है गणिका के पास कला संस्कृति सीखने। ये माता सरस्वती की पुत्रियां हैं। ये प्रोस्टिट्यूट कुछ एक विचित्र सा कैटेगरी है, इसलिए इसको प्रोस्टिट्यूट ही कहो। आगे आएगा जब स्त्रियों वाला भाषण हम दिए थे या नहीं दिए थे, जिसमें हैरलट एक अलग है, वोर अलग है, मतलब नीचता की, नग्नता की, निम्नता की जो श्रेणियां हैं, एक वर्णन करती है अमेरिकन ऑथर मटिल्डा जैसलिन गेज, नाम गड़बड़ हो रहा है, कि भाई स्त्री को सब कपड़े उतार दिया जाड़े के दिन, उसके देह पर शहद डाल दिया, शहद डाल के उसको एक आध बार तो शहद को पुरुष लोग जीभ से चाट एंड गेटिंग सेक्सुअली अराउज्ड। दूसरे में है उसको शहद डाल के उसको वो पंछियों का जो पर है उसमें डाल दिया, लपेट दिया, फिर कुछ कर रहे। किसी में उन पर फिर कीड़े छोड़ दिए, और यहाँ उनकी जो रानी है कैथरीन ग्रेट, उसको पूरा उसका क्या कहूँ सारा कपड़ा उसका उतार दिया। और जो कैथोलिक प्रीस्ट है सब अविवाहित है, वो सब उसके पूरे देह पर तेल मल रहे। अब इसको हम धार्मिक विधि कहें तो भैया ऐसा घनघोर घृणित अनुवाद जो कर सकते हैं वो करें, रिलीजियस प्रैक्टिस। तो वो तो रानी के देह पर ये हो रहा है, और वो जमींदार के आगे स्त्री के साथ ये हो रहा है। तो वोर, प्रोस्टिट्यूट, हैरलट, ये कैटेगरी पर कभी इच्छा होगी तो अलग से भाषण देंगे, अभी तो यूरोप पर बात कर। तो ये कह रहा है अब दूसरा इसमें कि मैं जिस पीरियड की बात कर रहा हूं वो पीरियड कौन है, हेडे ऑफ एम्पायर, इनके ब्रिटिश राज के का टॉप, हेडे, उत्कर्ष, बेस्ट पीरियड। और ये बेस्ट पीरियड क्या है, 1850 से 1918। एक जगह दिया है 1780 से 1919, माने इनके अनुसार 140 साल। उसकी ये कथा सुना है, तो पहले इन भूखे नंगों का क्या हालत होगा। एक चीज याद आ गई मुझे, बता दूं, मैंने एक पहले भाषण में बताया कि 1830 में नथान नाम का रोसे चाइल्ड जो कह रहा है लेखक कि दुनिया का सबसे धनी आदमी था, धनी आदमी क्या रहा होगा, जो भी रहा होगा, यूरोप का सबसे धनी आदमी ये दुनिया का कह देते हैं। उसके एक फुंसी हुई गुदा में, फुंसी फोड़ा हो गया, इलाज नहीं हुआ, मर गया। कब? 1830, 19वीं शताब्दी। और वहां हॉकिंस कहता है कि 1600 में जब हम आए, 1618, 20, 30 कुछ है, तो हम जहांगीर की शाहजादी का इलाज किए। 1830 में फुड़िया का इलाज करने का सर्जन और डॉक्टर नहीं है इंग्लैंड में और जर्मनी में, पूरे यूरोप सबसे धनी आदमी मर गया, फुड़िया फोड़ा बन के मर ही गया। तो इनका जो गप है उसको समझने के लिए आंख और कान खुला रहना चाहिए और थोड़ा शार्पनेस के साथ। अब कह रहा है यानी 1919 के बाद इनके अपने अनुसार
फ्रेगमेंटेशन और डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ कोई 250 साल का राज बता रहा है, कोई 550 साल का राज बता रहा है। अब पहला अध्याय शुरू हो गया और पहले अध्याय का नाम सुनिए, डिफिकल्ट डिफरेंसेस। आगे काम छोड़ दे रहे हैं, काम कर, डिफिकल्ट डिफरेंस। अब ये कह रहा है क्लाइव लिख रहा है, क्लाइव वही लॉर्ड है इन लोग के, और इन लोग के गवर्नर जनरल है, इन लोगों के मरे हुए लोगों के गवर्नर जनरल है क्लाइव। 1757 के बाद जो क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 फैक्ट्री, एक हिंदुस्तानी नहीं पूछा होगा कि फैक्ट्री में कौन चीज का प्रोडक्शन हो रहा था, किसी के ध्यान में नहीं होगा। फैक्ट्री का मतलब है नन्हा सा गोडाउन। कलकत्ता का बंबई वाला फैक्ट्री तो हम देख के आए, इनका फोर्ट विलियम की, फोर्ट जॉर्ज क्या है, किला है, फैक्ट्री है, वस्तुतः वो गोडाउन है जहाँ कुछ सिपाही रहते थे माल की रक्षा के लिए, भारतीयों से नहीं, मुसलमानों से भी नहीं। डच आएगा लूट ले जाएगा, पोर्चुगीज आएगा लूट ले जाएगा, फ्रेंच आएगा, यानी सूखा हड्डी कुत्ता लेके भाग जाएगा तो 4 रक्षा कर रहे हैं, ये इनका फैक्ट्री और फोर्ट है। तो वो क्लाइव कह रहा है कलकत्ता के लिए करप्शन, कलकत्ता के लिए कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट विकेट प्लेसेस इन द यूनिवर्स। क्लाइव कब है? 1757 के बाद है, 18वीं शताब्दी के अंत में है। कलकत्ता में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए क्लाइव क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट विकेट प्लेसेस इन द यूनिवर्स। क्यों? वेयर करप्शन, licentiousness and a want of principle seems to have possessed the minds of all the civil servants. ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या हैं? अब इसका हिंदी आप लोग कर लीजिएगा। भ्रष्ट है, लाइसेंसियस है, व्यभिचारी है, बड़ा सारा। और ये क्या बताएंगे कि साहब भारतीयों में क्या क्या अवगुण आ गया था, भारतीयों में, हिंदुओं में कौन कौन, आज भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कौन कौन सा दुर्गुण आ गया था जिसके कारण इस अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के गुणों से लोग अभिभूत थे। 5 बज गया और पहला अध्याय में मुझे लगता है मिनिमम 2 भाषण भी लग सकते हैं। नमस्कार।